जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर आपका 20वां होगा। इसके पहले हम 19 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, घटना चक्र का पूरा डिस्कशन हम करवा रहे हैं। घटना चक्र 2020 का जो हिस्ट्री का आया है। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, दो टॉपिक आज हम करेंगे। ठीक है, एक है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों के पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधार की संयुक्त योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक और योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने, देखिए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने की। दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम है उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस के निष्कासित किया गया था। का जो है कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। जो है क्या हुआ, दिल्ली द्वितीय जो है कांग्रेस के मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 ईस्वी में से जो है 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। उसके बाद है कि लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा था। वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1902 तक जो है दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता एक पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे पहला नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किया। यह बिल्कुल सही है। यह कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था ऑप्शन सी, लखनऊ में, और इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं इसकी व्याख्या। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, करें कि 2 नंबर प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, जिसको AC मजूमदार भी कहते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3, करें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर
हस्ताक्षर हुआ था कब? 1916 में, ऑप्शन डी 1916। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसमें जो है 2 गो जो है इसका प्रमुख शिल्पीकार थे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 2 दृष्टि से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी कि 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया 1916 में। द्वितीय था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक, देखिए 2 आदमी जो है पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। उसके बाद जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ये कराया था बीजी तिलक ने। बीजी तिलक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बीजी तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। करें कि समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा, परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः यह नींव डाली जिस पर उस 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते में भावी राजनीतिक में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया गया। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। वह जो वर्ष था यह 1916 था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922 के बीच, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौते के अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीति अधिकार की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका अगला देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य है? पहला नंबर कथन देखेंगे कि कह रहा है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। नहीं, इसी ने किया था।
अंबिका चरण मजूमदार ने ही लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किया। इसके बाद है, इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित किया गया। सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसान की समस्याओं से अवगत कराए गए। ये भी सही है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वही असत्य है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुख, अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों, उदारवादी एवं उग्रवादी, ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उसकी पराजय है और एकता उसकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था? यह लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। अब देखिए, इसके बाद आता है होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। सचिव एन.सी. केलकर, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है कि देश के जो शेष हिस्से थे वह एनी बेसेंट लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपने विलय नहीं किए। अपना विलय नहीं किए, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद करते हैं। तिलक जो है कि कुछ समर्थक मुझे पसंद करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे और उसके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाहों में स्वराज्य का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की, जिसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्य के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उसके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की,
एक ट्रेन को क्या किया, आरक्षित किया, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल के को कहा। अब देखिए, बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडले थे। देखिए, बेसेंट के लीग के संगठन मंत्री जो थे वह जॉर्ज अरुंडले ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लॉडवेस्की तथा कर्नल अल्काट ने किया था। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। 1889 में इसके सदस्य बनी थी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। करें कि होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो सर्वप्रथम जो आरंभ किया था एनी बेसेंट में। इस ऑप्शन के अनुसार एनी बेसेंट, नहीं तो तिलक। इससे भी पहले तिलक ने किया था। ठीक है, देखिए, भारत में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम तिलक ने किया था। सॉरी, यानी कि अगर सिर्फ पूछे कि स्थापना सबसे पहले किसने किया था तो तिलक ने किया था, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 कह रहा है कि 1915-16 के 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही थी, तो एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से संबद्ध रही थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या करें कि एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने ही की थी, और जिसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। उसके बाद है कि भारत में यह आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? तो होम रूल आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा टी.एस. अल्काट का इसमें कोई रोल नहीं था। ऑप्शन डी। जबकि बाल गंगाधर तिलक, एम सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट का संबंध होम रूल लीग से था। अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका है, चलिए इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि टी.एस. अल्काट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो यह है सी.आर. दास। कौन है? सी.आर. दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न को ध्यान में देखेंगे। कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कह रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह कांग्रेस का होम रूल लखनऊ अधिवेशन। ठीक है,
देखिए वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 8। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के दो नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज्य का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान चलिए। कह रहा है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 में प्रस्तुत किया था। 1914 में, ठीक है, 1914-15 में नहीं, उसका डेट फिक्स था 2 जनवरी के आसपास वो की थी, ठीक है। तो पहला कथन तो गलत ही लग रहा है। कि दूसरा है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के बरार तक सीमित था। ये कथन सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। यह भी सही है। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग नहीं बनी। देखिए तिलक और एनी बेसेंट के बाद जो है इन दोनों के बीच कभी मतभेद था ही नहीं। तो आप जो है अगर मार सकते हैं इसका आंसर तो ए ही आपका मार सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्थापना ये किया था वो 2 जनवरी को किया था सर, ठीक है। कितना, 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिए। हाँ, 2 जनवरी 1914 को किया था होम रूल लीग का मतलब अथी बनाया था, ठीक है, 2 जनवरी को, ठीक है। तो वही आपका राइट आंसर ए ही हो जाता। चलिए देखते हैं करेक्ट कि मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना जो है एनी बेसेंट ने बनाई। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ जो 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य की को जो है ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधार को अपना अपना जो है आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुकरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे को पूरक थी और अप्रैल 1916 में लीग ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित किया। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाएं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट लीग के जिम्मे आए। बेसेंट के लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उसके तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे और उसके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार जो है तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं था। अब देखिए चलते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। कभी नहीं मिलाया था एक में, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का एक प्रस्तावक है। देखिए फेबियन आंदोलन, ठीक है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट है, ठीक है। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन है? एनी बेसेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एनी बेसेंट 1847 से 1933 फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक रही।
अब चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं, कह रहा है कि एनी बेसेंट, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करें। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका यह नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी थी, यह कथन भी सही है। यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखें, कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने तिलक सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से सुशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1927, देखिए एनी बेसेंट जो है वह कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किए, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लॉडस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। और एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसके सदस्य बनी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? स्वराज्य सभा रखा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, ठीक है, क्या रखा अपना नाम परिवर्तित करके? स्वराज्य सभा। देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया और उसका नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रखा था। स्वराज्य सभा रखा था। यहाँ तक आपका वीडियो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हमें जो है 21वां क्लास में फिर हम कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।